नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। सीजेआई ने सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है। एनसीईआरटी में कक्षा 8 के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पढ़ाने वाली सरकार बैकफुट पर तो आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर अब आ गई है और जबरदस्त खरी खोटी सुनाई सुप्रीम कोर्ट ने और कहा इस तरह की गतिविधियां कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इस पर बात करेंगे। हालांकि सरकार बैकफुट पर आई है, उस चैप्टर को वापस ले लिया गया है, लेकिन क्या कुछ कहा है सीजेआई ने, उस पर इस समय आपको बताएंगे कि किस तरीके से सरकार से मनमानी रवैये को अपने उस पर लगाम लगाने की हिदायत दी है। और इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है अपनी बातों को भी, उन आरोपों को भी, और क्या कुछ जो एप्स्टीन फाइल्स और अडानी को लेकर नए खुलासे भी हुए हैं। और टैरिफ रेट अचानक जो कुछ चीज़ों पर फिर से बढ़ाया है और इतना ज़्यादा बढ़ाया है कि ये बहुत एक कहा जाए कि इमरजेंसी वाली स्थितियों में ऐसे फैसले लिए जाते हैं और उसके पीछे किसका नाम आ रहा है, इतनी बड़ी सज़ा देने के पीछे, वो जानना भी बड़ा दिलचस्प है। यानी सरकार किस तरीके से इन तमाम मोर्चों पर घिरी है और सरकार क्या कर रही है। सरकार ये कर रही है कि विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको घेर घेर कर पकड़ रही है, आप दूसरे राज्यों में भेज रही है। हिमाचल प्रदेश में गई वहां की पुलिस ने और सादी वर्दी में गुंडों की तरह दिल्ली पुलिस जा रही है, लेकिन वहां की पुलिस ने किस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की है उस पर भी बात की जाएगी। पहले चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। आपको खबर दी थी कल हम लोगों ने कि किस तरह से एनसीईआरटी की किताब में जुडिशरी में भ्रष्टाचार इस नाम से एक चैप्टर बनाया गया, जिसमें जस्टिफाई करने की कोशिश की गई कि जो न्यायपालिका है वो भ्रष्ट है, सरकार ईमानदार है और सरकार को ईमानदारी से काम करने नहीं दे रही है। लेकिन स्वतः संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने और ज़बरदस्त तरीके से सरकार को घेरा है कि इस तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमलेंदु जी, क्या कुछ कहा है आज की सुनवाई में? समीर जी, आज की सुनवाई में काफ़ी सख्त टिप्पणियां सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने की हैं और 3 जजों की खंडपीठ थी, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली। इन 3 की खंडपीठ थी और इसको सीजेआई ने जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां की, एक तो उन्होंने कहा कि ये इस शीर्ष न्यायालय की संस्थागत जिम्मेदारी है कि वह जाँच करे कि क्या यह प्रकाशन सुनियोजित था, यानी क्या ये जानबूझकर किया गया, सुनियोजित था ये न्यायपालिका की छवि बिगाड़ने के लिए। एक तो ये संस्थागत जिम्मेदारी है इस न्यायालय की, क्योंकि ये सरकार गलती बड़ी जल्दी मान लेती है और फ्रिंज एलिमेंट बता देती है। फिर आगे उनका कि ये एक सोचा समझा कदम प्रतीत होता है। यदि छात्रों को यह पढ़ाया जाएगा कि भारतीय न्यायपालिका भ्रष्ट है और मामलों में जस्टिस डिनाइड है तो ये संस्थागत पवित्रता पर आघात होगा। तीसरा, इस खंडपीठ ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि पुस्तक में न्यायपालिका के ऐतिहासिक योगदान, विशेषकर बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत को बनाए रखने और लोकतांत्रिक ताने बाने की रक्षा का समुचित उल्लेख नहीं किया गया। ये साफ तौर पर जो था उन्होंने कहा गया। और इस दौरान कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, मनिंदर सिंह और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो थे वो उपस्थित रहे। तुषार मेहता ने बिना शर्त माफ़ी की पेशकश की और बताया कि 32 प्रतियां जो हैं बाजार में गई थी जिन्हें वापस ले लिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि संबंधित 2 व्यक्तियों को भविष्य में किसी भी मंत्रालय या यूजीसी के साथ कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और ऑनलाइन PDF संस्करण के प्रसार को लेकर टेक डाउन आवश्यकता की इस पर चर्चा भी हुई। हालांकि न्यायालय ने यह संकेत दिया कि प्रशासनिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी, जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है। संवैधानिक दृष्टि जो है शक्ति विभाजन और संस्थागत संतुलन ये है। और आदेश में न्यायालय ने संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का उल्लेख करते हुए कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का संतुलन लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा के लिए अनिवार्य है। और न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि वह आलोचना को दबाने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि शिक्षा की ईमानदारी को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप आवश्यक समझता है। और न्यायिक संस्थाओं की आलोचना लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा है, परंतु एक तरफा प्रस्तुति किशोर विद्यार्थियों में स्थायी भ्रम पैदा कर सकती है। और पीठ ने यह भी संकेत दिया कि यह कृत्य जानबूझकर न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के उद्देश्य से किया गया पाया गया तो यह आपराधिक अवमानना के दायरे में आ सकता है। यह टिप्पणी अपने आप में गंभीर है क्योंकि यह केवल शैक्षणिक विमर्श नहीं बल्कि न्यायिक स्वायत्तता पर गंभीर प्रहार के रूप में देखा गया है। यह एक तरीके से साफ तौर पर कहा गया। अभिषेक मनु सिंघवी और अधिवक्ताओं ने कहा कि ऑनलाइन प्रसार हार्ड कॉपी से अधिक व्यापक है और डिजिटल माध्यम में उपलब्ध सामग्री छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों तक तेजी से पहुंच सकती है, जिससे उसका प्रभाव दीर्घकालिक हो सकता है। ये समीर जी कहा गया। इसमें
हाँ, और एक चीज तो अमलेंदु जी बहुत साफ है कि कम से कम ये एक अचानक नहीं हुआ है। किताब जब लिखी जाती है तो बाकायदा उसकी कमेटी बनती है, एनसीईआरटी ऐसे ही नहीं किताब लिखवाती है। ये एक सोची समझी रणनीति जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है कि अगर इसमें साजिश पाई गई तो प्रथम दृष्टया तो ये साजिश दिखाई दे ही रही है, और बिना इतनी आंखों से गुजरे हुए वो किताब छप भी जाती है और वो मार्केट में सर्कुलेट भी हो जाती है। और अब कहा जा रहा है कि वो गलती से अगर हो गया या माफ़ी मांगी जाएगी तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को घेरने की बाकायदा साजिश रची जा रही है। और आप लोगों ने एक पिछली घटना की चर्चा की। बिल्कुल बिल्कुल रची जा रही समीर जी, और उसमें जिन दो पहलुओं का जिक्र किया गया, खासतौर से दो केसेस का, जी हाँ। एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड का, दूसरा वो IT एक्ट का जी, उसका जिस तरीके से जिक्र किया गया, उसमें छात्रों से सवाल किया गया, वह साफ तौर बताता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत न्यायपालिका पर हमला था। और ये सरकार की किताबें हैं, सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, और वरना फिर तुषार मेहता को माफी मांगने की क्या आवश्यकता है? तुषार मेहता तो सॉलिसिटर जनरल है, सरकार के वकील हैं। UGC आकर माफी मांगे जी, हाँ। सरकार की तरफ से माफी मांगी जा रही है, तो इसलिए NCERT की तरफ से, तो यानी इसका मतलब साफ तौर पे ये समझा जाए कि ये सरकार की शय पर किया गया है। और जो CGI ने कहा, समीर जी आखिर में जो कहा, उसको हम बता देते हैं। उन्होंने क्या कहा कि न्यायपालिका की आज़ादी पर इसके गंभीर नतीजों और हमेशा रहने वाले बुरे असर को देखते हुए ऐसा गलत काम क्रिमिनल कंटेम्प्ट के दायरे में आएगा। अगर यह जानबूझकर किया गया कदम साबित होता है तो बेशक न्याय प्रशासन में दखल देगा और संस्था को बदनाम भी करेगा। हम कुछ बात की घटनाओं पर भी ध्यान देते हैं। मीडिया में एक नोटिस पब्लिश हुआ है और SG ने एक कॉपी रिकॉर्ड में रखी है। यह NCERT की एक प्रेस रिलीज है। प्रेस रिलीज के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने आदेश दिया है कि इस किताब का डिस्ट्रीब्यूशन रोक दिया गया है। ये जो है उसमें कहा गया, और फिर ये कहा CGI ने जो मतलब जो आदेश दिया, समीर जी मुझे लगता है वो आदेश भी पूरा पढ़कर बता दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑर्डर में ये कहा गया कि हमारे संविधान बनाने वाले बहुत ज़्यादा जागरूक थे। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि संवैधानिक जिम्मेदारियां तय हों, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, और ताकि वे ऑटोनॉमी के साथ काम कर सकें और हमारे देश के डेमोक्रेटिक ताने बाने को बचा सकें। संवैधानिक रूप से बताई गई सीमाओं को मानते हुए हम लगभग चौंक गए जब एक बड़े अखबार ने ग्रेड 2 के लिए सोशल साइंस की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के रिलीज के बारे में एक आर्टिकल छापा, जिसका पहला एडिशन NCERT ने 2026 में पब्लिश किया था। एक हिस्से का टाइटल है हमारे समाज में जुडिशरी की भूमिका, और उसमें लिखा है जुडिशरी में करप्शन। हमारी सोच में इसे बेसिक करिकुलम में शामिल करने से जुडिशरी के पूरे कामकाज पर इसके असर का सख्ती से रिव्यू किए जाने की आवश्यकता है। हम इस चैप्टर को दोबारा नहीं लाना चाहते, लेकिन इसमें जुडिशरी के खिलाफ मिली सैकड़ों शिकायतों का खासतौर पर जिक्र है, जिससे लगता है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया, और एक पुराने CGI के भाषण से कुछ शब्द लिए गए हैं, जिससे लगता है कि जुडिशरी ने खुद ट्रांसपेरेंसी की कमी और इंस्टीट्यूशनल करप्शन को माना है। आर्टिकल में आगे कहा गया है कि लोग जुडिशरी में अलग अलग लेवल के करप्शन का अनुभव करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल के बाद 24 फरवरी 2026 को इस कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से यह चेक करने के लिए कहा गया था कि क्या NCERT ने कोई पब्लिकेशन रिलीज करने के लिए कहा था। किताब में जो कुछ भी बहुत ही बेइज्जती और लापरवाही से लिखा गया है, उस पर इंस्पेक्शन फाइल करने के बजाय UGC डायरेक्टर ने कंटेंट का बचाव करते हुए जवाब दिया। ये धूर्तता की गई। CGI ने इस पे आगे कहा कि हमें ऐसा लगता है कि यह इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी को कमजोर करने और जुडिशरी की गरिमा को कम करने की एक सोची समझी चाल है। अगर ऐसे ही चलने दिया गया तो ये आम लोगों, युवाओं के आसानी से समझ में आने वाले मन में जुडिशियल ऑफिस की पवित्रता को खत्म कर देगा। हालांकि ये पब्लिकेशन हमारे समाज में जुडिशरी की भूमिका पर पूरा चैप्टर देता है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के शानदार इतिहास को धो देता है। इसे छोड़ दिया गया है और डेमोक्रेटिक ताने बाने को बचाने में इंस्टीट्यूशन की भूमिका को भी छोड़ दिया गया है। यह टैक्स जुडिशरी की भूमिका को पहचानने में नाकाम रहा है। इसने बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत को बनाए रखा। हमें ऐसा लगता है कि किताब की कहानी इस कोर्ट द्वारा बताए गए किसी बदलाव लाने वाले उपायों पर ध्यान देने की कोशिश नहीं करती है। इसमें लीगल एड मैकेनिज्म और न्याय तक पहुंच को आसान बनाना शामिल है। यह चुप्पी बहुत बुरी है, क्योंकि इस कोर्ट ने कई बड़े अधिकारियों को करप्शन, सरकारी पद का गलत इस्तेमाल करने या फंड के गलत इस्तेमाल के लिए पकड़ा है। हमें लगता है कि किताब में शब्दों, बातों का चुनाव शायद अनजाने में हुई गलती या सच्ची गलती नहीं है। हम यह भी कहना चाहते हैं कि हम किसी भी आलोचना या जुडिशरी की जांच करने के अधिकार को दबाने के लिए खुद से कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं। हमारा पक्का यकीन है कि सख्त बातचीत से संस्था की जान बची रहती है।
न्यायिक दखल की आवश्यकता आलोचना को दबाने की इच्छा से नहीं, बल्कि शिक्षा की ईमानदारी बनाए रखने के लिए। जब छात्र सार्वजनिक जीवन और संस्था के ढांचे की बारीकियों को समझना शुरू करते हैं तो इस उम्र में उन्हें एक तरफा बातों के सामने लाना गलत है, जिससे बुनियादी गलतफहमियां पैदा होती हैं और इस तरह वे उस जिम्मेदारी को समझने से बचते हैं जिसके लिए न्यायपालिका काम करती है। विषय की किताब सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, इसका कंटेंट टीचर से छात्रों, माता पिता, समाज और अगली पीढ़ी तक जरूर पहुंचेगा। न्यायपालिका की आज़ादी इसके गंभीर नतीजों और हमेशा रहने वाले बुरे असर को देखते हुए ऐसा गलत काम क्रिमिनल कंटेम्प्ट के दायरे में आएगा, ये आदेश में कहा गया है। जी बिल्कुल। और यह माफी नामे की पेशकश की, लेकिन उसको कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। कहा है कि अब हम इसकी जांच करेंगे। अब 11 मार्च को फिर सुनवाई के लिए तारीख तय की गई है अमलेंदु जी। यानी इस मुद्दे पर घिर गई है बुरी तरीके से सरकार, और सुप्रीम कोर्ट पीछा छोड़ने वाला नहीं है, छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जुडिशरी की इज्जत बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। जुडिशरी में करप्शन है नहीं है वो बहस का मुद्दा है, और आज कोई नया मुद्दा नहीं है। लेकिन इस तरीके से कक्षा 8 के छात्रों को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, एक तरीके से उसको एक डिसाइसिव तरीके से उनसे कहा जा रहा है कि वहाँ पर करप्शन है। और जो 2 उदाहरण दिए गए वो बहुत ही गंभीर हैं, क्योंकि उसमें सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार कर रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, उसको निरस्त कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसी का उदाहरण उसमें दिया गया है। तो ये बिल्कुल सोची समझी एक साजिश है, और अखबार में छपने के बाद हंगामा हुआ, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। नहीं लेता तो फिर वही होता अमलेंदु जी की यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मुझे लगता नहीं कि इससे पहले कभी किसी ने सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देश में गृह युद्ध भड़काने का जिम्मेदार बताया। बिल्कुल, देश में गृह युद्ध भड़काने का जिम्मेदार ठहराया। दूसरे सीजीआई पर चप्पल फेंकी गई। चप्पल फेंकी गई, बिल्कुल। और देश में गृह युद्ध ठहराने के लिए जिम्मेदार किसने ठहराया? बीजेपी के सांसद ने ठहराया। बीजेपी के उस सांसद ने ठहराया जिसके ऊपर खुद 100 से ज्यादा आरोप है, संगीन आरोप है जिसके ऊपर। और वही आदमी जो है वो संसद के अंदर खड़े होकर पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर कीचड़ उछालता है, उस व्यक्ति ने। तो यानी समीर जी, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से या तो उनसे कहा जा रहा है कि आप पालतू बन जाइए, और अगर पालतू नहीं बनती हैं तो उनके ऊपर कीचड़ उछाले जाते हैं, उनके ऊपर इस तरीके के हमले किए जा रहे हैं। ये सरकार की सोची समझी रणनीति समझी। बिल्कुल, संवैधानिक संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं और यहाँ तक कि धार्मिक संस्थाएं भी, शंकराचार्य को भी, अब उनकी हाँ में हाँ अगर आप नहीं मिला रहे हैं तो आपको किस तरीके से अपमानित किया जाएगा, आपके खिलाफ कैसे घिनौने आरोप लगाए जाएंगे। तो किस सरकार हर एक संस्था को ये चाह रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट तक को चाह रही है कि वो उसके हिसाब से काम करे, तो बहुत गंभीर, और नहीं करते हैं। और एक चीज़ और भी है अमलेंदु जी, जब उन्होंने जिस समय उन सांसद ने ये आरोप लगाए थे, आपने देखा था कैसे पूर्व जो चीफ जस्टिस रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, उन सब के बारे में व्हाट्सएप ज्ञान की जो चलता है उसके जरिए कैसे कीचड़ उछाला गया था तमाम न्यायाधीशों पर। बिल्कुल समीर जी, तमाम न्यायाधीशों के ऊपर खूब कीचड़ उछाला गया। और जस्टिस यशवंत वर्मा वाला जब मामला हुआ, हालांकि उसमें अब जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, उन्होंने एक नई कमेटी का गठन कर दिया है जो उसकी जांच करेगी। लेकिन समीर जी, आप देखिए उसके जरिए किस तरीके से न्यायपालिका के ऊपर हमले शुरू हो गए। और इस किताब में जो लिखा गया था समीर जी, ये तो साफ तौर पर यह दिखाया गया कि सरकार ने तो बड़ी ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी के लिए था वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आया, लेकिन न्यायपालिका ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए उसको खारिज कर दिया। ये उससे संदेश देने की जो था वो प्रयास किया गया। यानी सरकार जो है वो भ्रष्टाचार कर रही है, उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जो लेकर आई, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां थी कि इससे भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसको इलेक्टोरल बॉन्ड को निरस्त करके इसको निरस्त किया गया कि इसमें पारदर्शिता नहीं है। और आप जो है पीएम केयर फंड जो है उसको आप आरटीआई से बाहर करते हैं, उस पर सवालों का जवाब नहीं देते। आप लोकसभा सचिवालय को पीएमओ आदेश दे देता है कि इस पर कोई सवाल ना पूछे जाए, और आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट कौन है, वो न्यायपालिका भ्रष्ट है, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक सब भ्रष्ट है। ये बताने का प्रयास जो है समीर जी ये किया गया। ये बिल्कुल, और माफी नहीं स्वीकार की है, माफी मांगने की कोशिश की एनसीईआरटी ने, यानी वहां उनकी तरफ से जो एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई माफी नहीं चलेगी, एनसीईआरटी जिम्मेदार है, हम पता लगाएंगे कि कैसे
ये किस साजिश के तहत ये सारी चीजें की गई हैं। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि इसमें कहीं कोई लापरवाही नहीं है और ये एक सोची समझी रणनीति है। एनसीईआरटी के डायरेक्टर सीधे इसमें दोषी पाए जाएंगे और ये भी है कि अगर ये अब आगे ये किताब वितरित हुई तो उसकी जिम्मेदारी एनसीईआरटी के डायरेक्टर की होगी। हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी के डायरेक्टर की होगी, ये कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि जो मतलब जो कहा उन्होंने कि भाई जो उसने अपना बचाव करने की कोशिश की जिस तरीके से, तो इसको लेकर बहुत सख्त जो है वो सीजीआई हुए हैं समीर जी। बिल्कुल। और एक बड़ी खबर अभी आ रही है, उस पर हम और डिटेल आते ही चर्चा करेंगे कि बारामती में रोहित पवार पहुंचे हैं वहां थाने में केस दर्ज कराने के लिए, जो विमान दुर्घटना में जिसमें अजीत पवार की जान गई थी, उनकी मौत हुई थी और उस दुर्घटना को लेकर वो बार बार कह रहे हैं कि ये साजिश है। तो उसमें वहां पर क्या कुछ हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इधर काफ़ी चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री की इस्राइल यात्रा की भी। वहाँ प्रधानमंत्री ने वहाँ की संसद को भी संबोधित किया, लेकिन जब संसद को संबोधित किया तो वहाँ का विपक्ष संसद में वहाँ बैठा हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम आते ही उनके संबोधन के शुरू होते ही वहाँ से बायकॉट कर गया, वहाँ से उठकर चला गया। हाँ बिल्कुल समीर जी, वहाँ से तुरंत जो है वो उठकर चला गया वहाँ का। और प्रधानमंत्री जब हमारे पहुँचे वहाँ तो एक तो उन्होंने बड़ी गजब बातें समीर जी वहाँ कही हैं हमारे प्रधानमंत्री ने, वो भी हम लोग सुनेंगे क्या क्या गजब बातें कही हैं। चूँकि नॉन बायोलॉजिकल हैं तो गजब बातें कर सकते हैं और विदेश की धरती पर जाकर कर सकते हैं, भारत का अपमान भी कर सकते हैं, उनको अधिकार मिला हुआ है ये करने का, तो वो जाकर करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में, इजराइल की संसद में जैसे ही पहुंचे और बोलना शुरू किया, वैसे ही वहाँ का विपक्ष जो है वो नारे लगाता हुआ वहाँ से वॉकआउट कर गया। वो हम लोग विजुअल देख सकते हैं। जी बिल्कुल, वो देखते हैं वो दृश्य जब वहाँ की संसद को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री और उसके बाद वहाँ का विपक्ष चला गया, उठकर बाहर चला गया। लेकिन वहाँ विपक्ष उठकर बाहर तो चला गया अमलेंदु जी, लेकिन नेतन्याहू की ओर से या किसी और की ओर से कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि विपक्षी सांसदों ने देश का अपमान किया हो या फिर देश की बदनामी की हो। बहरहाल पहले वो दृश्य देखते हैं वहाँ की संसद का कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलते ही विपक्ष उठकर चला गया। לכבוד ראש ממשלת הודו מר נרנדרה מודי, לכבוד ראש ממשלת הודו מר נרנדרה מודי, לכבוד ראש ממשלת הודו מר נרנדרה מודי, तो सीधे देखा हम लोगों ने कि कैसे वहाँ के विपक्षी सांसद उठकर चले, जैसे ही नाम बोला कि अब आएंगे और बोलेंगे। हाँ, जैसे ही कहा कि बोलेंगे अब नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, तुरंत सारे विपक्षी सांसद जो है उठकर चले गए और वेलकम भी जो था वो हमारे प्रधानमंत्री का नहीं किया। समीर जी, विदेश की धरती पर इतना बड़ा अपमान भारत के किसी प्रधानमंत्री का कभी नहीं हुआ जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान इजराइल में जाकर हुआ है, वहाँ की संसद में हुआ है। तो ये बहुत गंभीर मसला है समीर जी, और मुझे लगता है कि इस पर भारत सरकार को अपनी सख्त आपत्ति जो है इजराइल की सरकार के साथ जतानी चाहिए कि भाई आपने क्यों हमारे प्रधानमंत्री का इस तरीके से वहाँ अपमान कराया। जब आपको मालूम था नेतन्याहू को कि वहाँ विपक्ष के लोग जो है पहले से तय किए बैठे हैं कि वो विरोध करेंगे, तो आपने उन्हें वहाँ बुलाया ही क्यों? बिल्कुल आपको नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन जब आपने बुलाया तो फिर आपको अपने विपक्ष के साथ बात करनी चाहिए थी। विदेशी मेहमान आ रहा है उसके उसमें यहाँ तो समीर जी मुकदमे कायम हो जा रहे हैं। और क्या प्रदर्शन करने पे आप देखिए गंभीर धाराओं में देशद्रोह यानी क्या क्या सब कुछ, और कहा जा रहा है कि मुख्य साजिश करता, षड्यंत्र करता हो, जैसे कोई आतंकी हमला हो रहा था। और वहां तो पूरा का पूरा विपक्ष जो है प्रधानमंत्री का सामने अपमान करके चला जा रहा है। सांसद है वो लोग। यहाँ तो प्रदर्शनकारी थे, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, 11 लोग थे, वो सिर्फ वो भी प्रतीकात्मक विरोध करने गए और प्रतीकात्मक विरोध करके चले आए। कोई गाली नहीं दी, किसी को मारा नहीं, किसी के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ प्रधानमंत्री से सवाल किया, वो भी अपने प्रधानमंत्री से सवाल किया। क्या आप कंप्रोमाइज है? यहाँ तो विदेशी मेहमान बैठा हुआ है और उसका विरोध करते हुए आप इस तरीके से अपमानजनक तरीके से आप उठकर चले जा रहे हैं।
ये कितना ज्यादा प्रधानमंत्री को अपनी तौहीन समझ में आए ना आए, लेकिन ये भारत का अपमान जो है इजराइल में कराया है नेतन्याहू ने। आखिर क्यों नेतन्याहू जो है से मोदी जी आकर गले मिल रहे हैं? मोदी जी को तुरंत उठकर चले जाना चाहिए था वहां से कि नेतन्याहू हम यहाँ से उठकर जा रहे हैं, तुमने हमारा अपमान कराया है, ये मेरा अपमान नहीं है, भारत का अपमान है, चूंकि मैं यहाँ नरेंद्र मोदी की हैसियत से नहीं, भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से मौजूद हूँ। जी बिल्कुल, वहां पर इस तरीके का अपमान हो रहा है कि विपक्षी सांसद उठकर जा रहे हैं। अभी बेन्यामिन नेतन्याहू को यह पता था, इस्राइल के प्रधानमंत्री, क्योंकि वहां का विपक्ष पहले से ही बायकॉट करने की बात कर रहा था। इसलिए कर रहा था क्योंकि वहां की परंपरा के मुताबिक जब बाहर का कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आता है, वह संसद को संबोधित करता है, तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसके मुख्य न्यायाधीश को वहां पर अध्यक्ष कहते हैं, वो भी वहां मौजूद होते हैं, लेकिन उनको नहीं बुलाया नेतन्याहू ने। इसलिए वहां के विपक्षी सांसद इस परंपरा के उल्लंघन पर बायकॉट की बात कर रहे थे। फिर भी उनको बुलाया गया और वहां के संसद के जो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया। इसका मतलब नेतन्याहू को पता था कि ये होगा, तो क्या जानबूझकर उन्होंने ये अपमान कराया? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन प्रधानमंत्री लेकिन समीर जी ये देखिए कि वहां तो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष को नहीं बुलाया जा रहा है, इस पर वहां का विपक्ष विरोध कर देता है। यहाँ तो राम मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता भाई। जी हाँ, संसद के उद्घाटन के भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता, जबकि राष्ट्रपति मतलब जो संसद बनती है वो बनती है राष्ट्रपति को मिलाकर है। राष्ट्रपति उसका एक अंग है, प्रमुख है, हेड है, और उनको नहीं बुलाया जाता है। और यहाँ देखिए सत्ता पक्ष में खामोशी उसको लेकर, और वहां देखिए किस तरह की विपक्ष जो है अपने सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष के अपमान को लेकर भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करने तक पहुंच जाता है। लेकिन हम यहाँ देखिए बिल्कुल वो यहाँ पर क्या होता है, पर वहाँ प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। एक बार सुन लेते हैं। और उन्होंने इस्राइल की जमकर तारीफ की, लेकिन भारत के बारे में क्या कहा देखते हैं एक बार। Israel is their fatherland and India their motherland. 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 तो ये इस्राइल फादरलैंड है और भारत मदरलैंड है। क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्यों ऐसा कह रहे हैं, किसका फादरलैंड है इस्राइल, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि इस्राइल के ऊपर तो आरोप लगता है कि वो जहाँ पर है, जिस देश को बनाया गया है, वो भी एक तरीके से वो एक अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा है और वहाँ शरणार्थी के रूप में गए थे। अरब देशों ने खुद इनको शरण दी थी कि भाई इनका कहीं कोई देश नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे बिखरे पड़े हैं, तो इनको आकर वहाँ इनको शरण दी थी। और जहाँ शरण दी थी वहीं पर कब्जा कर बैठे हैं कि बैठने की जगह दे तो। वो तो ट्रेन में होता है ना कि भाई थोड़ी सी जगह देना और बैठो, धीरे धीरे जिसका रिजर्वेशन होता है मालूम पड़ता है वही सीट छोड़ के नीचे खड़ा हुआ है और अवैध कब्जाधारियों को सीट पर कब्जा हो जाता है। तो वही बिल्कुल इजराइल कर रहा है। लेकिन वहाँ जो नेतन्याहू ने समीर जी कहा है प्रधानमंत्री से, उसके बड़े गहरे निहितार्थ हैं। नेतन्याहू ने कहा कि सारी दुनिया जो थी आप हमारे साथ नहीं खड़ी थी, आप हमारे साथ मजबूती से खड़े थे, आपने कोई बहाना नहीं बनाया। यानी समीर जी नेतन्याहू ये जान रहा है कि गजा में जो उसने नरसंहार किया उसके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी थी, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जो था वो नेतन्याहू के साथ खड़ा हुआ था। ये नेतन्याहू कह रहा, प्रधानमंत्री इस पे एक शब्द हमने नहीं सुना कि प्रधानमंत्री ने कुछ कहा हो। लेकिन उसको लेकर जो कुछ नेतन्याहू ने कहा है और भारत के इस्राइल के साथ और फलस्तीन के साथ क्या रिश्ते रहे हैं, इन सब को लेकर प्रधानमंत्री की यात्रा पहले से ही बहुत सवालों के घेरे में है। यह कहा जा रहा है कि इस्राइल युद्ध अपराध के दोषी हैं, इस्राइल के प्रधानमंत्री, और उनको लेकर इतनी भारत क्यों सक्रियता दिखा रहा है, क्या उसके पीछे कारण है। लेकिन दोनों देशों के बीच अरब जगत के साथ भारत के जो संबंध हैं, इस्राइल के साथ भी जो संबंध हैं, उसको किस तरीके से अपने तरह से अपने फायदे के लिए या फिर किसी और वजह से भारत सरकार नए ढंग से परिभाषित कर रही है विदेश नीति को,
क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने, बहुत सारे उन्होंने आरोप भी लगाए हैं। और एप्स्टीन फाइल्स का मामला यहाँ पर किस हद तक यहाँ भी वो दिखाई पड़ रहा है, उसका भी उन्होंने कई जो सूत्र हैं उसका जिक्र किया है। एक बार पवन खेड़ा से ही सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो, कैसे पूरी क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं कि इसराइल के साथ इस तरह की जो गर्मजोशी दिखाई जा रही है उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। सुनते हैं पवन खेड़ा को। क्या हुआ था साहब, 15 से 18 मई 2017 में महमूद अब्बास फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे। ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई, ये बात एप्स्टीन को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये बात नेतन्याहू को पसंद नहीं आई, ये बात एहूद बराक को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की रोबोट जूनियर हरदीप सिंह पुरी से। रोबोट सीनियर तो आपको मैंने बता दिया, बाल नरेंद्र ने जब रोबोट बनाया था, बड़ा होके वो खुद रोबोट बन गया। रोबोट जूनियर हरदीप पुरी को नाराजगी बताई जा रही है। आई एम नॉट हैप्पी, आई हैव स्ट्रॉन्ग व्यूज। अब 25 और 26 जून 2017 प्रधानमंत्री फाइनली अमेरिका पहुंच गए और उसके बाद 4 और 6 जुलाई के बीच इजराइल गए। जब वो इजराइल गए, पहले प्रधानमंत्री भारत के जो इजराइल गए थे, पैलेस्टीन नहीं गए। क्यों? क्योंकि रोबोट को वही करता है जो रोबोट को करने को कहा जाता है। यहां भी वही हो रहा है। आइए 6 जुलाई 2017 जेफरी एप्स्टीन, ये बड़ी रोचक बात है, जेफरी एप्स्टीन कतर के एक बिजनेसमैन है। तो ये यहाँ पर किस तरीके से उनके समीकरण है, बहुत एक विस्तार से उन्होंने, पवन खेड़ा ने वो सारी पूरी क्रोनोलॉजी बताई है कि कैसे हरदीप पुरी इतना महत्व पाते हैं, हरदीप पुरी क्या कुछ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आरोप लगे हुए हैं। लेकिन और एप्स्टीन फाइल्स पर अमलेंदु जी अब तो माफ़ी मांग ली बिल गेट्स ने भी। उन्होंने कहा, हालांकि वो अपने को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन उनका नाम आने और संबंध और जानते हैं, मिले जुले हैं, लेकिन इस वजह से भी उन्होंने माफ़ी मांग ली। मिलने की बात खुद स्वीकार की हरदीप पुरी ने, लेकिन हरदीप पुरी माफ़ी मांगने की बात तो दूर, वो तो कह रहे हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, अफसोस जता रहे हैं। हाँ, अफसोस जता रहे हैं। और माफ़ी तो छोड़िए समीर जी, माफ़ी तो इस पे मामले पे माफ़ी क्या होगी, बिल गेट्स ने मान ली, चलिए तो, लेकिन ये बिल गेट्स ने, इसका मतलब एक तरह से कहा जाए कि उस फाइल्स पर मोहर लगा दी है कि उस फाइल में जो है वो सही है। तो अब तो समीर जी दूसरे देशों में तो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो यहाँ स्वागत सत्कार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जो खुद पीठ थपथपा रहे हैं हरदीप पुरी की, इससे ज़्यादा और शर्मनाक क्या हो सकता है। इधर समीर जी, इसको लेकर अमेरिका के साथ जो कांग्रेस का आरोप है कि नरेंद्र सरेंडर और मोदी इज कंप्रोमाइज, राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया है, वो भी हम लोग सुन सकते हैं। और कांग्रेस के नेता हैं हरीश चौधरी, उन्होंने इसको लेकर अपना बयान भी दिया। जी बिल्कुल, इस मुद्दे पर भी घिरी हुई है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हुआ, कल हम लोगों ने दिखाया, चंडीगढ़ में कांग्रेस के जो नेता हैं, विधायक हैं, उन लोगों ने विधानसभा घेरने की कोशिश की और आज ये प्रदर्शन हो रहा है राजस्थान में। देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील में पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये शर्म की बात है। ये पोस्टर लिए हैं इन लोगों ने, क्या नारे लगा रहे हैं वो भी सुनते हैं। मोदी प्यारी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी प्यारी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो किसान विरोधी सरकार का नाश हो, नाश हो। किसान विरोधी सरकार का नाश हो, नाश हो। किसान विरोधी सरकार का नाश हो, नाश हो। बेटी निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। बेटी निरस्त करो, निरस्त करो।
तो नरेंद्र सरेंडर, नाश हो सरकार का, बहुत किसान विरोधी सरकार का, ये सारे नारे लग रहे हैं। यूएस ट्रेड डील निरस्त हो, ये मांग की जा रही है लगातार हर जगह जहां जहां सत्र चल रहे हैं, हर राज्यों की विधानसभाओं में। क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता ने? ये जयपुर के विधानसभा का दृश्य था जो आपने देखा, कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पर नारे लगा रहे हैं अमेरिका के साथ जो भारत ने ट्रेड डील की है उसके विरोध में। हरीश चौधरी हैं कांग्रेस के नेता, वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। अनिल अंबानी, गौतम अडानी और एप्स्टीन फाइल के कारण इतनी बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ रही है। हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, डेटा का क्षेत्र हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर इस देश को नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। अब क्या डिमांड है? विधानसभा में आप आज रिएक्शन में आए हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? नहीं, पूरा देश विरोध कर रहा है। एक विधायक के नाते हम लोगों की जिम्मेवारी ये बनती है, हम भी विरोध करें। ये देश हित के सामने, ये राष्ट्रीय हित के खिलाफ किया गया निर्णय है। तो ये देश हित के खिलाफ किया गया निर्णय है और ये एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने की वजह से ये किया गया है, उस दबाव में किया गया है। ये बार बार ये बात सामने आ रही है, सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों ऐसा किया गया, लेकिन जवाब नहीं आ रहा है। पर ऐसा लगता है कि सरकार का इस मुद्दे से पीछा छूटने वाला नहीं है। जिस तरह अब अमलेंदु जी जगह जगह ये सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन हो रहा है, राज्यों की विधानसभाओं में हो रहा है, संसद में हो रहा है। 9 मार्च से फिर शुरू होगी संसद। बिल्कुल, 9 मार्च से फिर संसद शुरू होगी और प्रधानमंत्री फिर नहीं पहुंचेंगे संसद में। जी हाँ, फिर डर होगा। हो सकता है अभी तक तैयार हो गए हो विदेश के कार्यक्रम 9 मार्च के बाद के। देश को तो मालूम ही नहीं, वो तो जब कोई बाहर का बताएगा, जैसे नेतन्याहू ने बताया कि प्रधानमंत्री जो है जा रहे हैं इजराइल, तो मालूम पड़ा देश को। ट्रंप बता देगा कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं अमेरिका, तो मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री नहीं पहुंचेंगे। लेकिन पूरा मुझे लगता है समीर जी कि ये मामला अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और जो रही सही कसर जो थी वो इस सरकार के रणनीतिकारों ने खुद तैयार कर दी। एआई समिट में जो यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, उस पर जिस तरीके से पुलिस का चाबुक चलाया गया है, ये कहा जाए, उससे और परिस्थितियां खराब हुई हैं। सरकार की बदनामी और ज़्यादा हो रही है और सरकार के उस बारे में ये बात जा रही है कि ये सरकार जो है ये लोकतंत्र विरोधी हो गई है, ये बातें भी कही जा रही हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं ये मोदी जी की सरकार के लिए परेशानी ही बढ़ाएंगी। और 9 मार्च को जब संसद का सत्र शुरू होगा तब स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव, राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे का प्रस्ताव, चर्चा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी प्रस्ताव लाएगा विपक्ष कि इनकी भी जो है सदस्यता रद्द की जाए, जैसे निशिकांत दुबे लेकर आए हैं। हालांकि ना निशिकांत दुबे का पास होगा ना विपक्ष का पास होगा, लेकिन आएगा, जरूर आएगा। संसद का समय बर्बाद होगा, जो सरकार चाह रही है कि किसी तरीके से ये वाले मुद्दे न उठने पाए। लेकिन सरकार जो चाह रही है समीर जी, इसके बावजूद बदनामी तो सरकार की ही होगी, क्योंकि विपक्ष नारे लगाएगा। भाई आप संसद तो नहीं चलने देंगे, बाहर नारे लगाएगा विपक्ष, सदन के अंदर नारे लगाएगा तो उस समय फिर सदन की कार्रवाई की जाएगी। ओम बिरला साहब नहीं बैठेंगे डाइस पर, लेकिन जगदम्बिका पाल साहब आएंगे, वो भी उसी तरीके से भाषण देंगे कि आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं, सदन जो है गरिमा से चलेगा, सदन नियम कानून से चलेगा कह के, और लोकसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे तक स्थगित की जाती है, 12 बजे के बाद 2 बजे तक, और फिर दिन भर के लिए स्थगित की जाती है। यही होता रहेगा, एक मिनट चलेगी, 2-2 मिनट, और उसके बाद फिर स्थगित हो जाएगी। लेकिन वो 2-2 मिनट जो चलेगी, वो 2-2 मिनट भी सरकार पर काफी ज्यादा भारी होंगे। बेहतर ये होता समीर जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा लेते और कहते कि हमने एक जो है नजीर कायम की है कि किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, उसका किसी फाइल में नाम आया है, हमने उसका इस्तीफा ले लिया, अब इस पर जांच होगी, जांच में जो होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हरदीप सिंह पुरी शामिल थे या नहीं थे, किस हद तक शामिल थे, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो फाइलों में आरोप लगे हैं, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, उस पर आप जांच तो कराएंगे ना, या कि आप उसे बचाएंगे? पूरी दुनिया में अकेला भारत ही ऐसा है जहां इस तरीके के आरोपियों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री खुद आगे आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो ये समझिए, मुझे लगता है कि सरकार की रणनीति में थोड़ा खोट है। हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ अगर आप कार्रवाई करते भी, तो हरदीप सिंह पुरी का जो विपक्ष के आरोप लग रहे हैं, अगर उस तरीके के कोई मामला नहीं है, तो हरदीप सिंह पुरी किस काम के हैं आपके? भाई हरदीप सिंह पुरी खुद उनका अपना एक वोट होगा, अपनी पत्नी का 2 वोट होंगे, उसके अलावा कोई तीसरा वोट डलवाने की स्थिति में हरदीप सिंह पुरी को मुझे तो नहीं लगता।
भाई एक कार्यकर्ता आपका जाता राज्यसभा में, वो सीट भी आपने खो दी हरदीप सिंह पुरी को देकर। तो आखिर ऐसे क्या मामलात हैं कि जिसकी वजह से आप हरदीप सिंह पुरी को इतना ज्यादा आप उसको संरक्षण दे रहे हैं? तो कुछ ना कुछ तो मामला, इसका मतलब विपक्ष के आरोप में कुछ ना कुछ सच्चाई है। अब वही सारी क्रोनोलॉजी तो पवन खेड़ा बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था, कि जो इतना महत्व, इतनी तवज्जो हरदीप सिंह पुरी को क्यों दी जा रही है। सरकार के लिए ऐसा क्या काम उन्होंने कर दिया है? तो सरकार के लिए किया हो न किया हो, देश के लिए किया हो न किया हो, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए, अडानी के लिए उन्होंने काम किया है, ये कहना है पवन खेड़ा का, ये उनके आरोप है। लेकिन यहाँ इन मुद्दों पर कोई जवाब नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, और सवाल पूछने वालों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है कि उसकी सदस्यता, संसद की सदस्यता लेने की तैयारी की जा रही है, और अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से उनके ऊपर गंभीर धाराएं लगाई जा रही हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है, और अगर यहाँ दिल्ली में नहीं मिल रहे हैं तो उनको दूसरे राज्यों में जाकर गिरफ्तार कर रहे हैं। कल तो गजब का हुआ अमलेंदु जी, सादी वर्दी में बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को ये लोग हिमाचल पहुंचे, लेकिन वहाँ हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने पकड़ लिया उनको, FIR दर्ज कर दी, FIR दर्ज कर ली और उनकी गाड़ी डिटेन कर ली। आप पूरी रात जो है अपहरण के, हाँ पूरी रात जो है हाई वोल्टेज ड्रामा चलाया। उसके बाद फिर जो है वहाँ से उनको फिर जब अदालत ने चांस रिमांड दे दिया। हाँ ये तस्वीरें ये हम लोग दिखा सकते हैं, पूरा वार्तालाप भी सुनवा सकते हैं। देखते हैं क्या कुछ हुआ वहां पर, कैसे पहुंचती है दिल्ली पुलिस और उसको हरियाणा पुलिस घेर लेती है, चूंकि वो कुछ लोगों को जबरन बिना किसी अदालती कार्रवाई के उनको उठाने जा रहे थे, यानी उनको एक तरीके से किडनैप करते जा रहे थे। देख लेते हैं इसको, क्या कुछ हो रहा है यहाँ। तो यह है हाई वोल्टेज ड्रामा रहा चला वहां पर, उसके बाद FIR दर्ज की है हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने, और वहां क्या कुछ आगे होगा अब देखा जाएगा। लेकिन इस तरह के मामलों में दिल्ली पुलिस की सक्रियता भी अभी बता रही है, हालांकि अब वो सरकार के कहने पर ही चल रही है, लेकिन फिर भी उसको कुछ तो पता होना चाहिए कि आखिर वो क्या कर रही। कुछ तो विवेक, अपने विवेक का भी इस्तेमाल करे और सरकार को भी बताए कि ये हम जो कर रहे हैं कुछ ज्यादा ही हो रहा है, थोड़ा बहुत तो चल जाता है। बिल्कुल बताए समीर जी, और कुछ रीढ़ वाले जो हैं अफसर पुलिस में भी होने चाहिए, वो सार्वजनिक रूप से न कहे, लेकिन अपने अधिकारियों से तो बात उनके मार्फत तो मंत्री से बात तो कर ही सकते हैं। मंत्री से बात कर सकते हैं, सरकार को बताया जा सकता है भाई ये गलत है। दूसरा बात समीर जी की फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, हर राज्य की अपनी पुलिस है, हर राज्य की अपनी पुलिस के अधिकार हैं, कानून है कि एक राज्य की तो छोड़िए समीर जी, अगर एक ही जिले में एक थाने की पुलिस दूसरे थाने में जाएगी तो दूसरे थाने को पहले सूचित करेगी और क्या कि हम यहाँ आए हैं। हर चीज का एक तरीका है, और आप एक राज्य से उठकर दूसरे राज्य में चले जाते हैं वहां की पुलिस को बिना सूचना दिए हुए, और आप वहां से उठा लेते हैं, तो इस पर तो अपहरण का मुकदमा दर्ज हो ही जाएगा कानूनन, और फंस जाएंगे जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी। आप पुलिस की तरह से तो गए नहीं है, और आप वहां पर गुंडों की तरह से गए हैं, तो वही कार्रवाई आपके खिलाफ भी होगी। और वही दर्ज की गई है FIR, वही दर्ज की गई है कि आपने 3 लोगों का वहां से अपहरण किया, अपहरण की FIR दर्ज है, और फिर आप वहां जाकर मजिस्ट्रेट के सामने अब जाएगा भी, बिल्कुल मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा, तो आपको जाना पड़ेगा वहां। तो यानी अब मतलब देखिए समीर जी है क्या कि सरकार की बदनामी हुई है, मोदी जी की जो आत्मा आहत हो गई है, तो उसके लिए फंसाया किसे जा रहा है? दिल्ली पुलिस के अफसरों को। भाई ये कौन सा तरीका है? भाई मोदी जी की आत्मा आहत हुई है तो राजनीतिक जवाब राजनीतिक तरीके से दीजिए आप। बिल्कुल। तो दिल्ली पुलिस के अफसरों को क्यों फंसा रहे हैं? तो लेकिन फंसाया जा रहा है। बिल्कुल, उसको लेकर कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं उदित राज, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। का मामला सामने आ गया जब दिल्ली पुलिस के लोग पहुंचे वहां पर, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए ऐसा कि ये तो कहते हैं कि जब पुलिस ही प्रोसीजर को ना फॉलो करे, नॉर्मली क्या ये तो है कि पुलिस को पहले वहाँ इन्फॉर्म करना चाहिए, वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, उसके द्वारा सम्मान वारंट जो भी सर्व किया जाना चाहिए। आप स्ट्रेट चले गए वहाँ पर और उसके बाद में आप धर पकड़ के किसी को लाओगे, तो वहाँ से वहाँ की पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया, ये तरीका नहीं होता। और जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसके माध्यम से आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसी में ये पता लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको ये सम्मान नहीं देते हैं
यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बिहेव कर रहे हैं कि दिल्ली जो है वो एक साम्राज्य हो गया है और राज्य अधीन हो गए हैं। तो शिमला पुलिस ने, हिमाचल पुलिस ने अच्छा कार्य किया कि इनको सिखाया कि क्या प्रोसीजर होते हैं। आप उन्हें यूथ के लीडर को आप अरेस्ट करके ला सकते हैं, लेकिन फॉलो द। तो ये वहां पर क्या किस तरीके से एक अवैध तरीके से दिल्ली पुलिस जाती है और वहां जबरन किसी को उठाने की कोशिश करती है, तो जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ही, जो वैधानिक कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है। और इधर एक बड़ी खबर आ रही है जिसका जिक्र हम लोगों ने किया, बारामती से वहां पर FIR दर्ज कराने पहुंचे रोहित पवार, और इस समय रोहित पवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, क्या उसमें हुए? चूंकि आपको बता दें कि जो अजीत पवार की मृत्यु हुई है जिस विमान हादसे में, रोहित पवार बार बार उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, उसको साजिश के रूप में देख रहे हैं। तो सीधे चलते हैं रोहित पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कह रहे हैं उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी दिखा नहीं पा रहे हैं, पर मामला यही है, वो मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच की जाए, इस साजिश की जांच की जाए, कैसे ये हादसा हुआ है। चूंकि कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं अमलेंदु जी रोहित पवार, और हर बार वो ये बता रहे हैं बहुत ही कि हमने खुद से इसकी छानबीन की है, हमारी टीम ने छानबीन की है, जिससे हमको पता चल रहा है कि ये गहरी साजिश इसके पीछे दिखाई पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि गहरी साजिश दिखाई पड़ रही है और उन्होंने बारामती पुलिस स्टेशन पहुंचकर जो है वो FIR दर्ज कराई है, वहाँ पहुंचे हैं वो उसमें रोहित पवार, वो भी हम लोग दिखाएंगे कि वहाँ पुलिस थाने में पहुंचे हैं, किस तरीके से वहाँ क्या बातचीत हो रही है। लेकिन अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें काफी गंभीर आरोप जो है वो रोहित पवार लगा रहे हैं। और देख लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं, सीधे वहीं चलते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सुनते हैं क्या कह रहे हैं। CID काय करते हे जाणून घेण्यासाठी आज दुपारी 3 वाजता पुण्यामध्ये CIDचे जे हेड ऑफिस आहे तिथं जाऊन आम्ही दाद मागू की सहसा सामान्य लोकांना आणि कोणालाही CID कडे जाता येत नाही। पत्रकार परिषद घेते CID, ते योगायोग आहे। ती पत्रकार परिषद आम्ही सुद्धा ऐकतो, आम्हाला प्रश्न असतील आम्ही त्यांना प्रश्न विचारतो। आता आम्ही तिथं 3 वाजता 100% जाणार आणि काय त्यांचा तपास म्हणतोय हे जरासं आम्ही समजून घेतो। अपघाताच्या दिवशी ATC बारामतीतून ऑपरेट होत होतं, या बाबतीत अनऑफिशियली बोलणं झालेलं आहे, पण जी ऑफिशियल माहिती आणि तुमच्यासारख्या काही चांगल्या पत्रकारांनी सुद्धा या बाबतीत इन्व्हेस्टिगेशन केलेलं आहे, दादांच्या प्रेमापोटी ते इन्व्हेस्टिगेशन सुद्धा आम्हाला आलेलं आहे। 2 दिवसानंतर त्या बाबतीतली म्हणजे ब्लॅक बॉक्स आणि इतर गोष्टींबद्दल आम्ही एक वेगळी प्रेस तिथे घेणार आहोत। त्या मुद्द्यात त्या विषयावर आम्ही त्या ठिकाणी सांगू। अपघाताच्या दिवशी ATC बारामतीतून ऑपरेट झालं होतं आणि ते पण खाजगी कंपनी केलं होतं, खाजगी कंपनीने ATC ऑपरेट केलेलं होतं अपघाताच्या दिवशी। आणि मग ह्याची माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचली का? कारण ATCचा ग्रीन सिग्नल मिळाल्याशिवाय टेक ऑफ झालं नाही। याच्या आधी मुख्यमंत्री सुद्धा जे लँड झाले असतील बारामती एअरपोर्टवर, मोठे मोठे व्यावसायिक लँड झाले असतील, अजितदादा अनेक वेळा लँड झालेले आहेत, तेव्हा सुद्धा इथं बारामतीमध्ये असणारी ATC ही प्रायव्हेटच आहे। आता जेव्हा आपण टेक ऑफ करतो तेव्हा पुणे ATC सुद्धा बोलावं लागतं, ती लायसन्स्ड ATC आहे, ती एक गव्हर्नमेंटची ATC आहे। मग त्या ATCला ह्यांना सांगितलं नव्हतं का रे उडू नकोस, व्हिजिबिलिटी 3000च आहे? मग पुणे ATC मध्ये कोण असं होतं का त्यांनी नाही सांगितलं का? VSR कंपनीच्या पायलटली का नाही विचारलं? असे अनेक प्रश्न आहेत। त्यामुळे रेकॉर्डिंग बारामती ATCचं हे कुठेतरी CID का कुणीतरी ताब्यात घेतलं असं आम्हाला कळालं का DGCA काय येतं ट्रान्सक्रिप्ट आठवलं गेलं, याचा पुरावा आमच्याकडे आहे, तो आम्ही त्या ठिकाणी आता पहिल्यांदा तक्रार दिली जाते, त्यानंतर पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन करतात, मग FIR दाखल केली जाते, अशा पद्धतीचा प्रोसेस आहे। मात्र दुसरीकडे असं सातत्यानं सांगितलं जातं की तपास योग्य पद्धतीने चालू आहे, मात्र रोहित पवार जे आहेत ते स्टंटबाजी करतायत आणि मिसगाईड केलं जाते असा आरोप भाजपकडून सातत्याने। मग FIR म्हणजे काय? तक्रारच आहे ना, आणि तक्रारच घ्या ना आमची, ती खोटी ठरली तर आमच्या गुन्हे दाखल, जर खोटी ठरली तर आम्हाला गुन्हे दाखल करा। आणि जी इन्व्हेस्टिगेशन चाललंय CIDचं असं ते म्हणतात, ते ऍक्सिडेंटल रिपोर्टवर चाललंय, अरे पण त्याला दुसरा अँगल आहे, तो अँगल आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न करतोय। आणि DGCA सरळ सरळ सांगते की आम्ही 5 विमानं ग्राउंड करतोय, का त्या विमानात प्रॉब्लेम आहे
आणि मग प्रॉब्लेमॅटिक विमान अजितदादांना का दिलं हा आमचा प्रश्न आहे आणि म्हणून आम्ही म्हणतो एफआयआर करा. पण या बाबतीत तुम्ही टेक्निकल बोलत नाही. हे बघा ते त्यांच्या लेवलवर प्रयत्न करताय. मला अजूनपर्यंत कुणीही मी माझ्या वतीने देशाच्या होम मिनिस्टरला कागद दिलेत, प्रधानमंत्री साहेबांच्या कार्यालयामध्ये आम्ही कागद दिलेत, जे एव्हिएशन मंत्रालय त्यांना दिले आहेत, डीजीसीएला दिलेला आहे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आम्ही सीएमओला पण दिलेत. सीएमओ जेव्हा वेळ देतील ते उद्या देतात असं आम्हाला कळतं, तेव्हा त्यांना सुद्धा कागद दिले. आता हे आम्ही स्व इच्छेने त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. याबद्दलची चर्चा सुद्धा तिथे झालेली आहे. आता याच्या पुढे माझं एकही मत आहे आणि तुम्ही रेकॉर्ड करा, याच्या पुढचा लढा हा लोक लढतील, सगळे लढतील. जर त्यांच्या पक्षातून त्यांच्या परिवारातून जर मला कोणी आलं आणि म्हणलं की जे जे आहे ते आम्हाला दे, आम्ही लढायला तयार आहे. मी सगळे त्यांना द्यायला तयार आहे. लढावं पण लढलं. तो ये बहुत सारे आरोप लगाए हैं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में भी की अमलेंदु जी रोहित पवार ने, और बार बार ये कह रहे हैं कि उस साजिश की जांच हो. लेकिन हम ये लोग ये देख रहे हैं कि अचानक सरकार पूरी तरीके से खामोश है, कुछ भी उस पर बात नहीं हो रही है, जबकि रोहित पवार बार बार उस मुद्दे को उठा रहे हैं और बारामती से लेकर दिल्ली तक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया. दिल्ली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की रोहित पवार ने तो सीधे सीधे कहा कि भाई अजीत दादा पवार को न्याय जो है सिर्फ दो लोग दिला सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, और ये जांच कराएं. तो आखिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह अजीत दादा पवार को न्याय दिलाना क्यों नहीं चाहते? ये सवाल आप मुझे लगा समझिए. आपका एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर था आपके गठबंधन का, और आपने बड़ी तारीफ करी उसकी मृत्यु के बाद, लेकिन आप उसको न्याय दिलाना क्यों नहीं चाहते? ये सवाल रोहित पवार उठा रहे हैं. ये सवाल पूरा विपक्ष वहां उठा रहा है. जी बिल्कुल, ये पूरा विपक्ष उठा रहा है. और गए ये जो आप देख रहे हैं वहां पर एफआईआर दर्ज कराने गए हैं. इसको देखते हैं क्या बातचीत हो रही है वहां पर पुलिस के अफसरों से रोहित पवार की. साहेब एक महिना झाला एक स्टेटमेंट तरी आले. तो दिल्लीत येऊन बसला, सीआयडी त्याला अजून नाही बोलवलं. व्हीके सिंग जो मालक आहे त्याला अजूनपर्यंत बोलवलं नाही. त्याच्याबरोबर मेंटेनन्स करणारा महाराष्ट्रात बसणारा जो त्यांचा माणूस आहे त्यालाही अजून बोलवलं नाही. सीसीटीव्ही बद्दल त्याला VSR कंपनी जी आहे त्याचे आणि त्या डीजीसी जी पार्टी आहे त्याचे जे प्रमुख आहेत त्यांचं कमर्शियल रिलेशनशिप आहे. म्हणून VSR ला वाचवत आहे. VSR ला म्हणून वाचवत आहे आणि मग आमचं मत आहे तुम्ही त्याच्या VSR विरोधात एफआयआर घ्या. तो ये वहां पर रोहित पवार गए हैं और काफी गहमी दिखाई पड़ रही है. और इधर केरल की यात्रा पर हैं राहुल गांधी, और क्या कुछ कह रहे हैं उनको भी सुनते हैं. और वहां केरल में भी आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं. सीधे चलते हैं उनकी सभा में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं. जी VA नारायणन जी, चंद्रन तिलेकेरी जी, सोनी सेबेस्टियन जी, करीम जी, PT मैथ्यू जी, Father Matthew Tekamai ji, dear brothers and sisters, I'd like to welcome all of you here today. അധ്യക്ഷവേദിയിലെ ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കന്മാരെ, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ. Better here. Better here. This, I'm telling him to do it, you translate. I'm telling him to do it from here because translation is a dangerous job. I have a better voice down ഭയ്യ. അധ്യക്ഷവേദിയിലെ ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കന്മാരെ, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. People think translation is easy. Translation is not easy. പരിഭാഷ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അത് വിചാരിച്ചത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. You know, whenever I listen to our farmers, whenever I listen to our farmers, and this is across the country, they have always got complaints, always facing difficulties.
ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തുടനീളം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കർഷകരെ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവരെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പറയാൻ ഒരുപാട് പരാതികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, അവർക്ക് പറയാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. Today when you were speaking, I was thinking about agriculture in India. നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖലയുടെ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. You were talking about man-animal conflict. Young lady over there got attacked by an elephant. നിങ്ങൾ വന്യമൃഗ ശല്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഒരു കുഞ്ഞു പെൺകുട്ടി അവർക്ക് തന്നെ നേരിടേണ്ടി വന്ന ആനയുടെ അക്രമത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളോട് വിവരിച്ചു. You were talking about food storage. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. The fact that you do not have cold storage facilities. അതിന് ശീതീകരിച്ച സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഒരുക്കാൻ ഇവിടെ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. Talking about not receiving the minimum price for your goods. കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക്, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക്, പച്ചക്കറികൾക്ക് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങുവില പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല. And while you were speaking, I was thinking about this building. ഞാൻ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച് പോലും ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. And I was thinking that it would be impossible for this building to be built without building a foundation, without having a strong foundation. നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മനോഹരമായ ഒരു കെട്ടിടമായി മാറണമെങ്കിൽ അതിന് ശക്തമായ അടിത്തറ വേണം. അതിശക്തമായ അടിത്തറയില്ലാതെ ഇതൊരിക്കലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു കെട്ടിടമായി മാറുമായിരുന്നില്ല. We are able to sit here today and have this conversation. तो वहाँ पर केरल में किसानों की हित मुद्दों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक सभा को संबोधित कर रहे हैं और किसानों के मुद्दे पर, यूएस ट्रेड डील पर ये सरकार क्या कुछ कर रही है उसकी चर्चा पूरे देश में अब हो रही है अमलेंदु जी। और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, केवल ऐसा नहीं कि राजनीतिक दल, पूरा विपक्ष ही सवाल उठा रहा है, किसान संगठन भी अब सड़कों पर उतरने वाले हैं। बिल्कुल समीर जी, किसान संगठन सड़कों पर उतरने वाले हैं और इसकी डील का सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को और दूसरा जो है हमारे जो छोटे मझोले उद्योग हैं उनको उठाना पड़ेगा। दोनों तबाह हो जाएंगे, किसान भी तबाह होगा, छोटा मझोला उद्योग जो है वो भी तबाह होगा और लघु उद्योग तो जो बिल्कुल ही तबाह हो जाएंगे समीर जी। अब आप समझिए कि सोयाबीन भी वहाँ से आयात होगा। अब यहाँ का सोयाबीन जो उगाता है वो किसान क्या करेगा? कपास हम उगाते हैं, कपास वहाँ से आयात होगा, तो यहाँ का कपास क्या करेगा? वैसे ही कपास का किसान यहाँ जो है अपनी जान खुद ले रहा है और वहाँ किसानों को सब्सिडी मिल रही है, वहाँ किसानों को सब्सिडी मिल रही है। इसी तरीके से दूध, समीर जी, खेती से ज़्यादा जो है वो आजीविका का साधन पशुपालन है बिल्कुल किसानों के लिए। जिसके पास अगर 1 बीघा ज़मीन भी होती है तो उसके पास 2 या 3 भैंसें होती हैं और वो 1 बीघा ज़मीन से ज़्यादा उसके लिए पालन का होता है। लेकिन अब वो दूध भी जो है वो वहाँ से आएगा अमेरिका से और वहाँ दूध पे सब्सिडी है और वहाँ वो दूध भी आएगा मांसाहारी दूध, क्योंकि वो चारा ही उनका मांसाहारी है। तो आप यहाँ मांसाहारी दूध भी खिलाएंगे और हमारे किसान के आप नुकसान भी करेंगे। तो ये सब जो है तो इससे सब तो आज जो राहुल गांधी वहाँ गए हैं किसान सम्मेलन में केरल में, अब पूरे देश भर में कांग्रेस किसान सम्मेलन कर रही है, वहाँ भी कर रही है, तो राहुल गांधी वहाँ बोल रहे थे, हम लोग सुनवाए अंग्रेजी में, उसके बाद उनका पूरा वीडियो भी हम लोग अपलोड करेंगे कि राहुल गांधी ने क्या क्या कहा। और इधर केरल की चर्चा, ये तो किसान सम्मेलन जगह जगह कर रही है कांग्रेस पार्टी, भोपाल में हुआ, अब केरल में हो रहा है। केरल की चर्चा वहाँ एक फिल्म की वजह से भी अमलेंदु जी हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है, वो केरला स्टोरी समीर फिल्म जो आई और उसमें दिखाया गया कि साहब वो धर्म परिवर्तन और क्या क्या सब जो है लव जिहाद क्या क्या सब ये चीज़ दिखाई गई और पहले भी एक आई, हाँ पहले भी एक आई थी। अब ये केरला स्टोरी 2 जो है कि उसके नाम से आई। इसकी उसके प्रोड्यूसर जो थे और डायरेक्टर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने बड़े तगड़े सवाल कर लिए। आप बता सकते हैं क्या हुआ? सुन ही लेते हैं कि क्या कुछ हुआ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सुन लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं उस पर कि किस तरीके से घिरे नजर आए और ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये एक तरीके से साबित हो गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा एक सेकंड, अगर ऐसे होगा तो हम कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। अच्छा वी विल सिट एंड आस्क।
Survivors will not be able to answer the question. They have come in. सर आपने केरला का दिया है नाम, तो केरला का बताइए क्या विक्टिम है यूपी के, महाराष्ट्र के, अदर स्टेट के, नॉन पर्सन है केरल केरला स्टोरी 1 के वक्त ले आए थे, उसका वीडियो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। आज हम उनको ले आते हैं तो आप कहते हैं आप उन्हीं लोगों को वापस ले आ रहे हो, तो आप दोनों तरफ बात करेंगे, ये सही नहीं, वो स्टोरी तो अलग है सर। कैसे स्टोरी अलग? आप वही स्टोरी सकते हैं आप। और केरला के विक्टिम्स का वीडियो यूट्यूब में पड़ा हुआ आपने कि केरल एक हाईली एजुकेटेड स्टेट है, आप ये भी देखो, जज तक है वहाँ, ब्लाइंड जज तक है, लेडीज एक जज, और पर्टिकुलर आप इस पर ही लेके पिछली बार आपको केरल की कहानी दिखाई थी, केरल नहीं होता है क्या ये सब कुछ? पूरे देश में होता है। This is a pan India story, no? It's a pan India story. This is a pan India story. Not related to Kerala, right? No, it's related to Kerala also, and from Kerala how it's all over India. पहली बार जब हमने कहानी बनाई तो लोगों ने कहा ये सिर्फ केरल की कहानी है। हमको ये बताना था कि ये सिर्फ केरल में नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है। सर इसमें कोई विक्टिम केरला की तो नहीं? यहाँ हम लेके नहीं आए क्योंकि पिछली बार मैंने विपुल जी ने बताया कि पिछली बार हमने 25 विक्टिम्स को केरला से लेके आया, इसके वजह से इस बार नहीं लेके आए। Sir, Kerala is number 1 in education and health. Yes. Why you are insulting Kerala? Incorrect. तो ये अमलेदु जी इनसे कहा रिपोर्टर्स ने कि भाई ये उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों हैं, उस फिल्म के पहले भी फिल्म बनाई, कह रहे हैं, हाँ रिपोर्टर ने कहा कि आपने फिल्म का नाम केरल स्टोरी रखा है लेकिन एक भी पीड़ित केरल से नहीं है। तो कहा उन्होंने डायरेक्टर ने कि पीड़ित पूरे भारत से हैं जिनमें केरल भी शामिल है। तो रिपोर्टर कहता है फिर आप इसका नाम पैन इंडिया स्टोरी क्यों नहीं रख रहे हैं? लेकिन अब भाई अच्छा चलिए केरल रखा, पीड़ित पूरे भारत से हैं, तो आप उत्तर प्रदेश रख दीजिए, छत्तीसगढ़ रख दीजिए, छत्तीसगढ़ रख दीजिए, और क्या यूपी वाइज रख दीजिए, बिहार रख दीजिए। नहीं यूपी वाइज रखिए, हिम्मत है तो बुलडोजर ना पहुंच जाए तो हमने जाना। इतने ज्यादा आप निष्पक्ष हैं और इतना ज्यादा आप कुल बुला रहे हैं, आपको जो केरला स्टोरी और पूरे देश भर में आप बता रहे हैं कि इसके पीड़ित हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी होंगे। बिल्कुल। तो ये पूरी तरीके से फंसे नजर आए वहां पर, लेकिन वो साफ साबित है कि क्यों इस तरह की फिल्में बन रही हैं और क्यों उनका नाम ये रखा जा रहा है। बहरहाल यहाँ इन चीजों से ये भी होता है कि लोगों का ध्यान भटके, लेकिन भटक नहीं रहा है। इधर ट्रेड डील करके बुरी तरीके से घिरे तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन अमेरिका उसके बावजूद एक के बाद एक कड़ाई किए जा रहा है। अब तो वो 126% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है सोलर जो सौर ऊर्जा से जुड़ी चीजें होती हैं उन पर। क्यों ऐसा कर रहा है? और ये इस तरह की एक तरीके से कहा जाए कि वो भारत को एक पनिशमेंट दे रहा है, और इस पनिशमेंट को बहुत कम देशों को उसने दे रखी है। इसके पीछे जो वजह है ये वही वजह है जिसकी चर्चा बार बार राहुल गांधी करते हैं और पूरा का पूरा विपक्ष करता है। बिल्कुल सभी जी, पूरा विपक्ष करता है। राहुल गांधी ने खुला आरोप लगाया संसद के अंदर भी कि अडानी पर जो वहाँ मुकदमे चल रहे हैं उसकी वजह से और एपस्टीन फाइल्स में की वजह से प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज हो गए हैं। अब ये नतीजा सामने आ रहा है। समीर जी, इंडियन एक्सप्रेस ने खबर प्रकाशित की है कि अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों मुद्रा सोलर एनर्जी और मुंद्रा सोलर पीवी के जांच की कार्रवाई से हटने के बाद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने भारतीय सोलर प्रोडक्ट्स पर 126% टैरिफ लगा दिया है। और द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा रिव्यू की गई शुरुआती एंटी सब्सिडी जांच रिपोर्ट से ये पता चलता है, ये साफ तौर पर उस पर कहा गया है। और अडानी ग्रुप की कंपनियां जो है कार्रवाई में मैंडेटरी रेस्पोंडेंट थी और उनके सहयोग न करने पर एडवर्स फैक्ट्स अवेलेबल पेनल्टी लगी, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे सख्त तरीका है। 20 फरवरी के ऑर्डर के कारण इस सेक्टर पर भारी टैरिफ लगाए गए हैं। एंटी सब्सिडी जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने शुरुआती तौर पर यह तय किया है कि इन जवाब न देने वाले जरूरी जवाब देने वालों यानी मुंद्रा सोलर एनर्जी और मुंद्रा सोलर पीवी ने कॉमर्स की मांगी गई जरूरी जानकारी नहीं दी, तय डेडलाइन के अंदर जानकारी नहीं दी और कॉमर्स के शुरुआती सवाल का जवाब चाहे वो पूरा हो या कुछ तय डेडलाइन तक न देकर इस कार्रवाई में काफी रुकावट डाली। तो ये कुल मिलाकर कुछ इस तरह है अमलेंदु जी कि इनकी वजह से इन्होंने वहां की जांच में सहयोग नहीं किया, उसकी वजह से अब भारत से जो भी सोलर प्रोडक्ट वहां पर जाएगा उस पर 126% टैक्स लगेगा। यानी कारनामा करेंगी अडानी की कंपनियां और भुगतेगा भारत। जी हाँ। और मोदी जी जो है वो इजराइल में जाकर भाषण देंगे, गले पड़ेंगे नेतन्याहू के, कल पड़े आगे नेतन्याहू के गले, और वो भी खूब वायरल हो रहा है। उनकी पत्नी जो थी वो भगवा जो थी वो पैंट शर्ट पहन के आई, और मोदी जी भी माई भगवा योर भगवा, माई भगवा योर भगवा, वो भी खूब वायरल हो रहा है।
ये माई भगवा योर भगवा, माई सेफ्रन योर सेफ्रन जो है, तो ये भी खूब वायरल हो रहा है। लेकिन वो सेफ्रन करते रहिए, वहां जो है आपके मित्र ने 126% टैरिफ लगा दिया। अब 126% टैरिफ, और ये इतना टैरिफ, अब जबकि यहाँ की सुप्रीम कोर्ट के इस जो एक सख्ती दिखाई है, निरस्त किया है टैरिफ को, वहाँ उसके बाद वहाँ 10% लगा दिया है, लेकिन भारत के सोलर प्रोडक्ट्स पर अब वहाँ 126% टैरिफ लगेगा। यानी वहाँ, और क्यों लगेगा? क्योंकि अडानी ने वहाँ की जांच में, उनकी कंपनियों ने जांच में सहयोग नहीं किया, यानी उनकी सजा को पूरा देश भुगतेगा। और इसीलिए आरोप लग रहे हैं, इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि सरेंडर्ड, कॉम्प्रोमाइज्ड। अब क्या जवाब इसका मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन बुरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं इन सारे मुद्दों पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी जबरदस्त तरीके से अब इस एनसीईआरटी की किताब के मामले में जांच करने की बात कर रहा है, माफीनामे तक को स्वीकार नहीं कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।